Hi guys, a very hearty welcome from the team of Legal Chronicle to the third and the final day of the 3-day talk on the doctrine of basic structure of the Constitution of India. अभी तक हमने केशव नंद भारती डिसीजन डिस्कस किया था, क्या बैकग्राउंड इवेंट्स थे विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. मेजॉरिटी ओपिनियंस में क्या कहा गया था, 7 मेजॉरिटी जजेस थे जिन्होंने 5 मेजॉरिटी ओपिनियन दिया और 6 माइनॉरिटी जजेस थे जिन्होंने 6 डिसेंटिंग ओपिनियंस दिया. आज हम डिसेंटिंग ओपिनियंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे रिपरकशंस ऑफ केशवानंद भारती केस. ओके, सो लेट अस प्रोसीड. तो दीज वर द 6 माइनॉरिटी जजेस. इनमें से ये 4 जजेस जो हैं, जस्टिस एन रे, पालिकर, द्विवेदी और मैथ्यू, इन चारों ने सिमिलर जजमेंट्स दिए, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या अलग नहीं कहा. तो इन्हें 4 को हम साथ में डील करेंगे, एक साथ ही डिस्पोज ऑफ कर देंगे बेसिकली. और जस्टिस बेग और जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक एक पॉइंटर्स एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, उन्हें हम सेपरेटली डील करेंगे. ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड विद द 4 जजेस. सो these are the 5-point judgments of Justice A.N. Ray, Palekar, Matthew and Dwivedi. ठीक है, पहला पॉइंट, the power to amend the constitution is located in article 368. तो बेसिकली अगर आपको याद होगा तो गोलकनाथ केस में हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 3245 से पावर आता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, जिससे ओवररूल करते हुए डिसेंटिंग ओपिनियंस में जजेस ने कहा है कि आर्टिकल 368 से आता है, न कि 245. ठीक है, अब इससे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. Neither the constitution nor an amendment of the constitution can be law. तो अगर आर्टिकल 368 से पावर मिलता है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, अगर आर्टिकल 245 से पावर मिलता है तो वो एक लॉ है. तो इसलिए ये रिलेटेड है, क्योंकि पावर आर्टिकल 368 से मिलता है, सो इट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13. Now, if it is not a law under Article 13, it means it cannot be judicially reviewed. तो ये कहा था dissenting opinion में judges ने कि a constitutional amendment cannot be judicially reviewed because it is not a law. Why is it not a law? 2 reasons. पहला, because power comes from Article 368, and second है यहाँ पर because the power which is used is a constituent power and not a law making power or a legislative power. तो शंकरी प्रसाद में हमने पहली बार ये डिस्कस किया था. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर. लेजिस्लेटिव पावर जो कि आर्टिकल 245 के अंदर पार्लियामेंट यूज करता है लॉ बनाने, एंड कॉन्स्टिट्यूएंट पावर जो कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर यूज करता है लॉ बनाने, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बनाने. ठीक है, आते हैं हम बाकी 2 पॉइंटर्स में. फोर्थ पॉइंट इज देयर आर नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड लिमिटेशंस टू द पावर ऑफ अमेंडमेंट. इसका मतलब द पार्लियामेंट हैज नो लिमिटेशंस व्हेन इट कम्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड. एक्सप्रेस मतलब आर्टिकल 368 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि लिमिट करता हो अमेंडमेंट पावर को, और इम्पोर्ट तो हमें करना ही नहीं चाहिए, इम्प्लाई तो हमें लिमिटेशन करना ही नहीं चाहिए अनलेस एक्सप्रेसली लिखा गया हो. ठीक है, लास्ट पॉइंट जो है वो डायरेक्टली टैकल करता है बेसिक स्ट्रक्चर को. इसमें जजेस ने कहा था देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एसेंशियल एंड इनएसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो बाकी मेजॉरिटी जजेस ने जिस तरह से कहा कि देयर आर सर्टेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड, इसको एग्जैक्टली रिवर्स करते हुए डिसेंटिंग जजेस ने कहा कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन एसेंशियल एंड इनएसेंशियल फीचर्स, मतलब सारे सेम है और सबको चेंज किया जा सकता है, सबको अमेंड किया जा सकता है. ठीक है, तो ये है हमारा डिसेंटिंग ओपिनियन इन 4 जजेस का. अब देखिए जस्टिस बेग ने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया इसमें. ठीक है, तो जस्टिस बेग ने ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया. उन्होंने अमेंडमेंट वर्ड को एनालाइज किया और बताया कि अमेंडमेंट वर्ड जो है वो काफी ब्रॉड है, काफी वाइड है. इट इंक्लूड्स वेरिंग, रिपीलिंग, एब्रोगेटिंग इवन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसका मतलब जस्टिस बेग के हिसाब से, हमीदुल्ला बेग के हिसाब से, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है आर्टिकल 368 के अंदर, और ये पावर पार्लियामेंट के पास है. ठीक है, लेकिन इतना ही नहीं है. तो जस्टिस बेग ने बेसिकली उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन गलत है, और उन्होंने अपना एक सेपरेट डॉक्ट्रिन प्रोवाइड किया फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, तो ये बनेगा आपका आज का फैक्ट नंबर 1 एंड फैक्ट नंबर 6 इन द एंटायर सीरीज ऑफ दीज 3 days टॉक. ओके, तो अब आते हैं ये सेपरेट टेस्ट क्या था. तो इस टेस्ट को बेसिकली बोला जाता है इफेक्ट्स टेस्ट. ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकंड. या इफेक्ट्स टेस्ट और टेस्ट
ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो इसे कहा जाता है इफेक्ट्स टेस्ट और टेस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। नाउ लेट मी रीड यू व्हाट जस्टिस बेग एग्जैक्टली सेड. He said, "We should be guided by what it really does and not by how it seems, by its effect and consequences and not by its semantic garb." तो यहाँ पे it जो है वो अमेंडमेंट को बोला जा रहा है। तो मैं आपको अब एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज कल एक लॉ आता है जो कि अलाउ करता है 50% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो 50% गर्ल्स के लिए, 50% बॉयज के लिए, विद द एम ऑफ रिड्यूसिंग जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। जस्टिस बेग के हिसाब से दिस अमेंडमेंट इज वैलिड, उसे अप्लाई करने देना चाहिए। एंड इफ द इफेक्ट इज सच दैट कि जेंडर एक्चुअल में इक्वल हो रहा है, जेंडर इन इक्वालिटी एक्चुअल में रिड्यूस हो रही है, तो फर्क नहीं पड़ता, इवन इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15। And if gender equality reduce नहीं हो रही है, only then you can declare it as invalid or unconstitutional. So this is called the effects test. Look at the effects of the amendment and not what it shows or what you think it will do. ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जस्टिस चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, ठीक है। ये दो पॉइंट सिमिलर है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि अमेंडमेंट पावर जो है वो वाइड है, कुछ भी चेंज किया जा सकता है, इवन फंडामेंटल राइट्स भी अमेंड किया जा सकता है, और देयर आर नो इनहेरेंट लिमिटेशंस, ठीक है। एक चीज जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो ऐड की थी वो ये है, उन्होंने कहा प्रियम्बल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक पहले केस हुआ था जिसमें बेसिकली बताया गया था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसे हम लोग बेरूबरी केस कहते हैं, इन द मैटर ऑफ बेरूबरी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस केस था, ठीक है। इसमें बेसिकली जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा है कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब आर्टिकल 368 के अंदर इवन प्रियम्बल को भी अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। ये ऐड किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने। अब ये काफी नहीं है, तो ये जजमेंट ठीक है, चंद्रचूड़ का ये जजमेंट था, बट जजमेंट के पहले चंद्रचूड़ ने कुछ कहा था। जस्टिस चंद्रचूड़ का जजमेंट स्टार्ट होता है अप्रोक्सीमेटली पैराग्राफ 2009 एंड बिफोर कमिंग टू हिज जजमेंट he revealed something that will become your fact number 7 for today. Okay, he revealed something about the passing of the judgment. What is it? ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको बताता हूँ रेवलेशन क्या था, मैं आपको समझाऊंगा जजमेंट्स पास कैसे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अगर आपने 12 एंग्री मैन मूवी देखी है तो आप उससे थोड़ा सा एनालॉजी कनेक्ट कर सकते हो, इजी होगा समझना, ओके। तो बेसिकली व्हेन बोथ द पार्टीज, द पिटिशनर एंड रेस्पोंडेंट, आर हर्ड बाय द कोर्ट, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं बेंच पे, दे कॉल कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में बेसिकली सारे जजेस जाते हैं। one of them who has an opinion try to convince others why his opinion is correct. Similarly सबको ये attempt करते हैं, and at the end we have a majority or a minority or majority and a minority, ठीक है। सपोज 5 जज है, 4 जज का ओपिनियन सेम है तो वो मेजोरिटी हो जाता है, और एक अगर नहीं सेम ओपिनियन रख पा रहा है तो माइनॉरिटी हो जाता है। ये पहला प्रोसेस हो गया। उसके बाद डिसाइड होता है जजमेंट कौन बनाएगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 4 हु आर इन मेजोरिटी, जरूरी नहीं है कि सब जजमेंट्स पास करें, उनके बिहाफ में कोई एक भी जजमेंट पास कर सकता है। तो पहले डिसाइड होता है कौन जजमेंट बनाएगा, ठीक है। एक जजमेंट बनता है, इट इज सर्कुलेटेड अमंग एवरीवन, ऑल द अदर जजेस हु रीड देम, एंड देन दे डिसाइड वेदर दे नीड अ सेपरेट ओपिनियन और दे अग्री टू इट कंप्लीटली, ठीक है। उसके बाद फिर जैसा भी डिसाइड होता है उतने नंबर ऑफ जजमेंट्स पास होते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या हुआ था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने रिवील किया कि चीफ जस्टिस सिकरी वाज रिटायरिंग ऑन 24 अप्रैल 1973, दैट इज द डेट ऑफ केशवानंद भारती जजमेंट। तो इसलिए चीफ जस्टिस सिकरी ने जल्दी में कोई कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किए ही नहीं डिस्कस करने के लिए मैटर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चीफ जस्टिस सिकरी के बाय द टाइम जजमेंट देना था, बस 4 ही जजमेंट्स पढ़ने का टाइम मिला था जस्टिस चंद्रचूड़ को। There were 11 judgments and Justice Chandrachud was able to read only 4 judgments, and still Chief Justice Sikri asked everyone to pass a majority opinion. तो ये रिवील किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने, और उन्होंने कहा बिकॉज ऑफ दीज रीजंस वो डिसेंट करेंगे, वो अग्री नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पढ़ा ही नहीं सबका जजमेंट, तो वो अग्री कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये था कोर्ट रूम के बाहर का प्रोसीजर, एक क्लोज रूम का प्रोसीजर जो हमें नहीं पता होता अनलेस डिस्कवर नहीं किया, अनलेस रिवील नहीं किया गया होता जस्टिस चंद्रचूड़ के थ्रू। अब आता है कोर्ट रूम में। कोर्ट रूम में भी कुछ हुआ था जो कि आपका आज का फैक्ट नंबर 8 है, जो कि यूजुअली नहीं पता होता है लोगों को, ठीक है। अभी तक मैंने आपको बताया जजमेंट कैसे पास होता है
पेपर पे। अब आते हैं जजमेंट कैसे पास होता है कोर्ट रूम में। आफ्टर एवरीथिंग इज डन, ऑल द जजमेंट्स हैव बीन डिसाइडेड, एवरीवन हैज रेड द जजमेंट, कोर्ट रूम में ओरल प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होता है। ओरल प्रोनाउंसमेंट में पूरे जजमेंट नहीं पढ़े जाते, ओनली द रेशियो ऑफ द जजमेंट, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द जजमेंट पढ़ा जाता है, और एंड में बताया जाता है कि मेजॉरिटी ओपिनियन क्या है। ठीक है, एक मेजॉरिटी ओपिनियन बनाया जाता है और जिसमें सारे जजेस जो बेंच पे सब साइन करते हैं, डिसेंटिंग जजेस भी साइन करते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि यस दिस इज द मेजॉरिटी ओपिनियन। ओके, इस केस में जस्टिस सिकरी ने, इवन इफ सारे जजेस ने सारे जजमेंट्स नहीं पढ़े थे, उन्होंने खुद ही यूनिफॉर्मली बिना किसी से पूछे या बताए हुए कोर्ट रूम में एक व्हाइट पेपर में 6 प्रोपोजिशंस लिखे, जिसे उन्होंने कहा व्यू बाय द मेजॉरिटी। ये 6 प्रोपोजिशंस का भी यहाँ पे स्लाइड है, ये रहा। तो ये 6 है प्रोपोजिशंस। गोलकनाथ केस इज ओवररूल्ड। यह है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। आर्टिकल 368 डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 4 जो है बेसिकली 4 अमेंडमेंट्स हैं, 24th अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, 29th अमेंडमेंट एंड 26th अमेंडमेंट, ऑल आर वैलिड इन लॉ। ओके, तो ये 6 प्रोपोजिशंस जस्टिस सिकरी ने कोर्ट में ड्राफ्ट किया और बताया ये व्यू बाय द मेजॉरिटी है, और कहा इसे साइन कर दो। कोई कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई रीडिंग ऑफ द जजमेंट्स नहीं, कुछ नहीं। इस पे 9 जजेस ने साइन किए। अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर 13 सिग्नेचर्स होने चाहिए थे, बट 4 जजेस ने एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट इस पर साइन नहीं किया क्योंकि उन्हें टाइम नहीं दिया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस पालेकर जो कि डिसेंटिंग साइड में थे, उन्होंने साइन किया ओनली बिकॉज ऑफ सीनियरिटी ऑफ द चीफ जस्टिस। मगर जस्टिस के मैथ्यू, जस्टिस रे, जस्टिस द्विवेदी एंड जस्टिस बेग, इन्होंने साइन नहीं किया एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। ठीक है, तो ये था हमारा कंट्रोवर्शियल व्यू ऑफ द मेजॉरिटी। अब हम लोग आते हैं रिपरकशंस, आफ्टर मार्थ ऑफ केशवानंद भारती। ठीक है, क्या हुआ था? पहला रिएक्शन है कंट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट। तो याद है आपको, जैसे मैंने आपको बताया था कि 24 अप्रैल 1973 को चीफ जस्टिस सिकरी रिटायर हो गए, तो चीफ जस्टिस सिकरी को अब रिप्लेस करने आने था नया जजेस। ठीक है, नए चीफ जस्टिस आई एम सॉरी। तो according to collegian system, the senior most judge always becomes the chief justice. After Justice Sikri, senior most judge was Justice Select, और Justice Select के बाद ग्रोवर हेगड़े। ओके, इस केस में नाउ वंस बिफोर दैट, आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस। ओके, इवन इफ कॉलेजियन सिस्टम है, अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट करता है। तो इस सिचुएशन में प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के कहने पर जस्टिस सेलत, ग्रोवर और हेगड़े सबको सुपरसीड करके एएन रे को बना दिया चीफ जस्टिस। क्यों? क्योंकि जस्टिस सेलत, ग्रोवर और हेगड़े वर पार्ट ऑफ द मेजॉरिटी जजमेंट इन केशवानंद भारती। एज ए रिजल्ट इन तीनों ने ऑब्वियसली रिजाइन कर दिया। वो लोग इनके अंडर काम नहीं करेंगे क्योंकि वो अब कभी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, एंड दे विल स्टिल रिमेन द सीनियर मोस्ट जज फॉर एवर। तो इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन क्या था। नेक्स्ट रिएक्शन था कंट्रोवर्शियल इलेक्शन। तो आपको याद नहीं होगा तो ठीक है, मैं याद दिलाता हूँ। 1971 में मैंने आपको बताया था प्रीवी पर्स के टाइम पर 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया और वापस री इलेक्शन करवाया और मेजॉरिटी वोट्स के लिए, और वो जीत भी गई। इंदिरा गांधी वाज स्टैंडिंग अगेंस्ट राज नारायण इन बरेली, और राज नारायण श्योर थे कि वो जीतेंगे। तो व्हेन इंदिरा गांधी वन, राज नारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका इलेक्शन चैलेंज कर दिया। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को सेट असाइड भी कर दिया और उन्हें हारा, मतलब बेसिकली उनका इलेक्शन को इनवैलिड घोषित कर दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रही। एज ए रिजल्ट इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। अब इमरजेंसी हमारा सेकंड रिएक्शन नहीं है, वो बाद में आएगा। इमरजेंसी के बीच में इंदिरा गांधी ने पास किया 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू के पावर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। एंड आफ्टर द 39th अमेंडमेंट, इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड लोकसभा स्पीकर कैन नॉट बी चैलेंज्ड बिफोर अ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और इंदिरा गांधी, बेसिकली इंदिरा गांधी या फिर आपका प्रेसिडेंट ने 39th अमेंडमेंट का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि एक लॉ का हमेशा प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होता है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं। इस रूल को वायलेट करके इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किया गया और इंदिरा गांधी ने अपने इलेक्शन को वैलिड डिक्लेयर कर दिया। ये था सेकंड रिएक्शन। ठीक है,
अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो मैंने पहले ही बता दिया. थर्ड रिएक्शन इज द इमरजेंसी. नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था इस रीजन के वजह से. ओके, ठीक है. तो नेशनल इमरजेंसी इसलिए डिक्लेयर हो गया, वो खत्म. अब आता है फोर्थ रिएक्शन. फोर्थ रिएक्शन है हमारा फैक्ट नंबर 9. तो इससे पहले हम बढ़े फैक्ट नंबर 9 की और सिचुएशन में आपको एक बार समझा देता हूँ. इमरजेंसी चल रहा था, बहुत सारे सिचुएशन से 39th अमेंडमेंट आया, इलेक्शन वापस से वैलिड कर दिया गया, बहुत सारे ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स और मेंबर्स को जेल में डाल दिया गया, जिसके वजह से एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला जैसा एक लैंडमार्क जजमेंट भी हुआ. बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर के लिए. बेसिक स्ट्रक्चर के लिए इम्पोर्टेंट है आपका फैक्ट नंबर 9. ओके, तो इस टाइम पे चीफ जस्टिस थे एन रे एंड ही लुक्ड इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ओवररूल केशवानंद भारती केस. ठीक है, तो चीफ जस्टिस एन रे ने क्या किया, उन्होंने एक रिव्यू बेंच बैठाया ऑफ 13 जजेस और कहा देयर इज एन ओरल रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ केशवानंद भारती और ट्राई किया उसे ओवररूल करने का. उस बेंच में देयर वर 5 ऑफ द डिसेंटिंग जजेस फ्रॉम केशवानंद भारती केस. तो बेसिकली बचे हुए 8 में से अगर 2 भी अग्री कर जाते हैं तो केशवानंद भारती ओवररूल हो जाता. मगर ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो नहीं किया गया था. रिव्यू पिटीशन के लिए एक रिटन पिटीशन फाइल करना पड़ता है, जिसके लिए एक पिटिशनर होना चाहिए. इस केस में पिटिशनर कोई था ही नहीं. ओरल पिटीशन किसने फाइल किया बताया ही नहीं चीफ जस्टिस एन रे ने, और रिटन पिटीशन कभी फाइल हुआ ही नहीं. तो इसलिए 2 दिन के अंदर विदाउट डिस्कसिंग विद एनी अदर जजेस ऑन द बेंच चीफ जस्टिस एन रे ने खुद ही पिटीशन को डिसमिस कर दिया, बोलते हुए कि क्योंकि प्रोसीजर फॉलो ही नहीं किया गया, देयर इज नो रिटन पिटीशन, देयरफॉर द पिटीशन इज डिसमिस्ड. और फिर से केशवानंद भारती बच गया. ये था हमारा रिव्यू ऑफ केशवानंद भारती. इट वाज आल्सो डन इन 1975 ड्यूरिंग द इमरजेंसी. ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट रिएक्शन, हमारा फिफ्थ रिएक्शन, जो कि है 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो कि 1976 में आया था. ओके, आई एम नॉट श्योर आई कैन राइट इट, बट या 1976. 1975 में इमरजेंसी के टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रिलीज किया गया और 1976 में वो पूरी तरह से पास हो गया. ठीक है, क्या है अब 42nd अमेंडमेंट? इसे हम यूजुअली मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. ये हमारा एसेंशियल पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर से डील करता है. इसके अलावा प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड ऐड किए गए थे, इंटीग्रिटी ऑफ नेशन ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए थे और बहुत सारे चेंजेस थे. बट बेसिक स्ट्रक्चर में काम का ये है. आर्टिकल 31C जो कि पहले आया था, अभी नहीं आया था, ये हमारा 17th अमेंडमेंट से आया था. 31C बेसिकली पहले अलाउ करता था आर्टिकल 39A, B और C के अंदर जो डीपीएसपीज लिखे हुए उन्हें प्रोसीड करता था, सुपरसीड करता था ओवर फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इसके लिए किसी का भी राइट टू प्रॉपर्टी लिया जा सकता है. ये था आर्टिकल 31C बिफोर द 42nd अमेंडमेंट. इस अमेंडमेंट से आर्टिकल 31C के एक्सटेंट को वाइड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया. अब आर्टिकल 31C बोलता है for providing for any DPSP if a fundamental right is violated then it cannot be reviewed by a court, it will still be valid. इसका मतलब कल फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए लॉ आता है और वो आपका राइट टू रिलीजन को पूरी तरह से वायलेट करता है, तो कोर्ट कुछ नहीं कर सकता बिकॉज इट विल बी बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, ये था 42nd अमेंडमेंट जो कि क्लियरली केशवानंद भारती केस को ओवररूल कर रहा था, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाज आल्सो पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिसके वजह से आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में बेसिकली आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट को ओवररूल कर दिया गया और हटा दिया गया, और इसके बारे में हम लोग को ज्यादा डिस्कस नहीं करना है. बेसिकली मिनर्वा मिल्स में बेसिक स्ट्रक्चर को अपहोल्ड किया गया और 42nd अमेंडमेंट को भी वैलिड किया गया, लेकिन वो पार्ट जो जुडिशियल रिव्यू को बार करता है उसे हटा दिया. इसके अलावा मिनर्वा मिल्स में डिस्कस करने लायक चीज है फैक्ट नंबर 10. वी आर रीचिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन एंड आल्सो द एंड ऑफ द 3-day टॉक. एज आई प्रॉमिस्ड, आपका लास्ट फैक्ट आपके सामने है. क्या है ये फैक्ट? लेट मी टेल यू. हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. व्हाई? मिनर्वा मिल्स के बेंच पे चीफ जस्टिस थे YV चंद्रचूड़, who was on the minority judges in the केशवानंद भारती. ठीक है, इस केस में चंद्रचूड़ मेजॉरिटी साइड में थे एंड ही अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. अगला पॉइंट, इस बेंच में देयर वाज वन डिसेंटिंग जज एज वेल, जस्टिस PN भागवती, एंड जस्टिस PN भागवती स्टार्ट्स हिज जजमेंट एग्जैक्टली हाउ जस्टिस चंद्रचूड़ स्टार्टेड हिज केशवानंद भारती डिसेंट.
जस्टिस भगवती, गिव मी वन सेकंड, जस्टिस भगवती ने कहा, Justice Bhagwati said, I am in the same situation as my lordship Justice Chandrachud was at the time of Keshanand Bharti judgment. Why? क्यों? Justice Bhagwati ने बताया, only 2 days were left when the court went to summer vacation, और 2 दिन पहले उन्हें बताया गया that all 4 other judges have decided that 42nd amendment will be declared invalid and unconstitutional, and Justice Bhagwati has to give his decision now. जस्टिस भगवती ने कहा कोई कॉन्फ्रेंस नहीं ऑर्गेनाइज हुआ, इस बार तो एक भी जजमेंट नहीं दिया गया उन्हें पढ़ने, और उन्हें 2 दिन के अंदर अपना डिसीजन देने को कह दिया गया. इसलिए जस्टिस भगवती ने कहा कि आई विल नॉट बी एबल टू अग्री, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है और प्रोसीजर जब इस तरह से वायलेट किया जा रहा है तो आई विल नॉट अग्री. इसलिए उन्होंने अपना डिसेंटिंग ओपिनियन दिया. तो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक्जैक्टली वही किया भगवती के साथ जो उनके साथ हुआ था केशवानंद भारती. दैट्स व्हाई हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. So this brings us to the end of these 3 days series talk. You can call it whatever you want. I hope it was fruitful. Thank you so much for your patience. Thank you so much for being such a patient audience. We will be organizing future events like workshops on moot courts and other things. Join us, follow us on Facebook, Instagram, check out our website. आप अगर WhatsApp ग्रुप में हैं हमारे तो आपको इन्फॉर्मेशन एनीवे मिल जाएगा. चलिए तो फिर आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं. थैंक यू सो मच और थैंक यू. बाय बाय.